हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स मैथ्स बाय एजीआई में। हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पे पहले 2 लेक्चर्स में ये देखा कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। फिर प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये देखा था कि कुछ इनपुट्स होते हैं और उनमें जब वेरिएशन करते हैं तो आउटपुट में वेरिएशन होता है। अब शॉर्ट टर्म में कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। तो फिलहाल हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर हम सिर्फ एक इनपुट को बढ़ाएंगे तो उससे आउटपुट कैसे बढ़ेगा, और उसका मेजर करने के लिए हमने 3 चीजें देखी थी, 3 कंसेप्ट देखे थे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब उसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो वेरिएशन होता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट में, वो उस पैटर्न में क्यों होता है। हम ये एनालाइज करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट में जो वेरिएशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है? द बिहेवियर ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या? रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एक फैक्टर मतलब एक जो इनपुट है वो वेरिएबल है और जब उसको हम वेरी करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसके रिटर्न्स किस तरीके से बढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जो रिटर्न्स उस वेरिएबल फैक्टर के होते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो उसके रिटर्न्स बढ़ते हैं, किस स्पीड से बढ़ते हैं, वो बिहेवियर हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। उसमें 3 फेजेस होते हैं और हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या फेजेस होते हैं और इस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप से वेरिएशन होता है आउटपुट में जब हम इनपुट बढ़ाते हैं। तो यहां पे हम एक फिक्स फैक्टर रखेंगे, उसे हम मशीन मान लेते हैं। दूसरा वेरिएबल फैक्टर रखेंगे, उसे हम लेबर मान लेते हैं। ठीक है, टू सिंप्लीफाई हम लोग बहुत इजी एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर एक एक करके अब हम बढ़ा रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट मतलब वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल फैक्टर आया तो उसने एक आउटपुट बनाया। जैसे हम शू का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से कि कुछ वर्कर्स हैं, वो एक मशीन की यूज से पेयर्स ऑफ शूज बनाते हैं। तो अब एक लेबर आया तो उसने एक पेयर ऑफ शू बनाया, 2 लेबर आए तो उसने 3 पेयर्स ऑफ शूज बनाए, फिर 3 लेबर आए तो उसने 7 पेयर्स ऑफ शूज बनाए। तो आप ये देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है। एक आया तो एक बनाया, लेकिन जब 2 लेबर आ गए तो उन्होंने मिलकर 3 बना दिए और उसके बाद जब 3 लेबर आए तो उन्होंने मिलकर 7 बना दिए। पहले इनका गैप रहा 2, जब एक लेबर बढ़ा तो 2 पेयर ऑफ शूज इंक्रीज हो गए। उसके बाद जब एक लेबर में एडिशन हुआ तो सीधे 4 पेयर शूज बढ़ गए, है ना। तो कोई एक फिक्स नहीं है कि हर लेबर के आने पे 2-2 पेयर ऑफ शूज बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला लेबर ने 1 बनाया, दूसरे के आने पे वो 3 हो गए, तीसरे के आने पे 7 और फोर्थ के आने पे वो 3। यहाँ पे 4 का एडिशन था और यहाँ सिर्फ 3 का एडिशन है। तो ये कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इनिशियली टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की स्पीड कम हो गई है और फाइनली आप देखोगे कि 7th लेबर के बाद
जब 8th लेबर आता है तो टोटल प्रोडक्ट उल्टा कम होने लग गया बढ़ने की बजाय। इसको अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट में देखें तो क्या समझ में आता है कि पहले लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 पेयर, दूसरे लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 2 पेयर्स, तीसरा जब वर्कर आया उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 4 लेबर। ये कुछ भी नहीं है, टोटल प्रोडक्ट का जब हम डिफरेंस लेते हैं 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 10 2, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस। तो हम अगर टोटल प्रोडक्ट को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है तेजी से, फिर उसके बढ़ने की बढ़ तो रहा है पर बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और फाइनली वो गिरना शुरू हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, वो पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर वो नेगेटिव हो गया। 3 बातें देखी हमने, टोटल प्रोडक्ट पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम तेजी से बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, 3 फेजेस। मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। बस इसी को हम 3 फेजेस में बोल देते हैं, 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस लॉ के हिसाब से ये 3 फेजेस होते हैं आउटपुट वेरिएशन के, ठीक है। तो अब पहला फेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है तेजी से और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। फेज 2 में क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बट एट स्लोअर स्पीड, और डिमिनिशिंग रिटर्न से क्या मतलब है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फेज 3 में क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये 3 फेजेस हैं। इसी को अगर हम ग्राफ में देखेंगे, कर्व में, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स बढ़ाएंगे, 1 2 लेबर यहाँ पे बढ़ाएंगे, और एक कर्व जो हो जाएगा उसमें हम टोटल प्रोडक्ट दिखा देंगे इसके साथ वेरिएशन, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर के साथ। और ये जो कर्व है ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कर्व है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है फिर कम हो गया। बढ़ने में भी पहले स्पीड से बढ़ रहा है, स्टीप है, फिर कम स्टीप है, मतलब स्लोली बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया और फिर गिरना शुरू हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट में देखेंगे तो पहले बढ़ रहा है, सेकंड फेज में वो गिर रहा है और थर्ड फेज में वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट लेबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो कोई मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कुछ नहीं होता है। जीरो जब प्रोडक्ट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही नहीं आता। जब पहला लेबर आया तो उसने कितना बनाया, वहां से मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ स्टार्ट होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से। टोटल प्रोडक्ट का हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 0 लेबर है तो 0 आउटपुट है। तो टोटल प्रोडक्ट का हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट का हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसका टेबल देखा, ब्रीफ में फेजेस देखे और कर्व देखा। अब हम इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एग्जैक्टली क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। अब जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ लिया कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम एक इनपुट को वेरी करते हैं तो आउटपुट किस तरीके से वेरी होता है। टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है बहुत तेजी से, फिर बढ़ता है स्लो स्पीड में और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर कम हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद ये सब बहुत इजी है, आप अपने वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं। बस हमें 3 फेजेस समझने हैं। पहले फेज को अगर हम टोटल प्रोडक्ट के टर्म में देखें तो टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड फेज में टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, और थर्ड फेज में टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। आपको ग्राफ भी ध्यान में रख सकते हैं, वो फिगर्स भी ध्यान में रख सकते हैं टेबल में जो दिए थे, और इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट में देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज एंड इज पॉजिटिव। सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है बट पॉजिटिव होता है, 0 के ऊपर होता है, और थर्ड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। तो जब हम फेजेस डिस्क्राइब करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों का के टर्म्स में हम लिख सकते हैं।
पहले फेज को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दूसरे को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तीसरे को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब हम ये लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें क्या क्या देखना है। लॉ में एक शेड्यूल होता है, टेबल, फिर एक कर्व होता है, ग्राफ, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फेजेस ऑफ लॉ, अजम्पशंस, है ना, और रीजंस। रीजंस भी तो समझने हैं, इस टाइप से क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि इनिशियली प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, फिर कम तेजी से बढ़ता है और फिर गिरना शुरू हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी समझेंगे। तो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता क्या है, दिस लॉ शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आउटपुट कैसे चेंज होता है, जब एक वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताया जाता है। और क्या बताया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, then at a decreasing rate and finally at a negative rate। वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं उसको ये लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे अब हमने ये देख लिया कि इसको हम लिखते कैसे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में उसके फेजेस को और उसके स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब आगे हम इसका देखते हैं अजम्पशंस और उसके बाद हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड दिस लॉ। तो हम लोगों ने देखिए फेजेस क्या होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अच्छा, कोई रैशनल प्रोड्यूसर किस फेज में ऑपरेट करेगा, मतलब कहां तक प्रोडक्शन करेगा कोई भी प्रोड्यूसर, तो वो करेगा सेकंड फेज तक। क्यों? क्योंकि सेकंड फेज तक टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है। एक बार अगर वो एडिशनल लेबर तभी तक लगाएगा ना जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, तो इसीलिए सेकंड फेज तक काम करेगा रैशनल प्रोड्यूसर, मतलब जो अपना फायदा नुकसान सोच सकता है। तो रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज सीक टू ऑपरेट इन द सेकंड फेज because TP is maximum and marginal product of each variable factor is positive। marginal product positive होती है सेकंड फेज तक और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच चुका होता है सेकंड फेज में। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है थर्ड फेज में और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, तो वहां तक कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर नहीं जाएगा। तो फेज ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सेकंड फेज। अब हम आते हैं अजम्पशंस। ये सब चीजें भी हम डिस्कस करते रहे, बट एक बार हम इसको फॉर्मली देख लेते हैं क्योंकि लिखने के लिए उसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। तो लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये चीज तो क्लियर है ही, शॉर्ट रन में ही ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है। दूसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी हम देख चुके हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन है और फिक्स्ड है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। हम जैसे बार बार मशीन और लेबर के एग्जांपल लेते हैं, अगर मशीन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो ऑब्वियसली आउटपुट बेटर हो जाएगा, हर लेबर पे आउटपुट बेटर हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड इज फिक्स्ड, देयर मस्ट ऑलवेज बी सम फिक्स्ड इनपुट एंड वन वेरिएबल फैक्टर, है ना। रिटर्न्स टू अ फैक्टर है ये वाला लॉ जो बताता है बिहेवियर ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो एक ही फैक्टर वेरी हो रहा है और कोई फिक्स्ड इनपुट भी होना चाहिए, तभी हम जब रीजंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिक्स्ड इनपुट की अपनी लिमिटेशन होती है, तो उसमें ज्यादा लेबर डाल देंगे तो इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो इसीलिए एक ऐसा फिक्स्ड इनपुट भी होना चाहिए जिसके साथ वेरिएबल फैक्टर को अगर लगाते हैं तब वो जो आउटपुट देता है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो फिक्स्ड भी होना जरूरी है और वन वेरिएबल फैक्टर होना जरूरी है। तो ये फोर्थ फैक्टर है टेक्नोलॉजी सच दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन, मतलब टेक्नोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक मशीन पे लेबर बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4। कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए स्विंग मशीन है, एक स्विंग मशीन को एक ही लेबर चला सकता है। अब अगर 2 स्विंग मशीन है तो फिर 2 लेबर आएंगे, 3 स्विंग मशीन है तो 3 लेबर आएंगे, मतलब अगर हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमें मशीन भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो ऐसी केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पे मशीन एक है पर तब भी हम अगर लेबर बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे आउटपुट चेंज होता जाएगा। ऐसी बहुत सारी असेंबली लाइन होती हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में भी इधर से पेपर डाला उधर से निकाला, कटिंग की प्रिंटिंग की, तो एक ही लेबर दौड़ दौड़ के कर सारे काम, या फिर उसमें 3 4 5 लेबर आ गई तो उससे हेल्प हो जाती है प्रोसेस में। तो एक ही मशीन पे अगर हम लेबर बढ़ा सकते हैं तो तभी यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और फाइनली ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। सारी यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर हमारे केस में क्या है, लेबर,
तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट है। नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है, कोई बहुत मेहनती होता है, किसी में एनर्जी स्टेमिना ज़्यादा होता है, कोई कम रेस्ट लेता है। बट यहाँ पे हमारा एजम्पशन है कि सब लोग बिल्कुल एक सा कैलिबर रखते हैं। तो तभी इसका फायदा है कि अगर हम देख रहे हैं कि एक लेबर था, उसके बाद एक और लेबर आया उसी क्वालिटी का, तब उसके आने से 2 पेयर ऑफ शूज बढ़ गए। फिर उसी क्वालिटी का तीसरा लेबर आया तो उसके आने से 4 पेयर ऑफ शूज बढ़ गए। तब हम ये इसको देखते हैं कि एक एक लेबर बढ़ रही है, वो भी इक्वल क्वालिटी का, तो भी आउटपुट में ऐसा वेरिएशन कैसे हो रहा है कि पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम तेजी से बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। तो उसको स्टडी करने के लिए, उसके रीजंस देखने के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी एकदम सेम है। तो ये तो थे assumptions। फाइनली हम लोग रीजंस और देख लेते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, फिर ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का ये फाइनल पार्ट है, इसमें हम लोग रीजंस और देख लेते हैं बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो फेजेस होते हैं इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहला फेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो उसका रीजन क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखिए हम वही प्रिंटिंग प्रेस वाला एक एग्जांपल लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पे एक मशीन है, उस पे मान लीजिए एक लेबर है। अब उसी को पेपर उसमें सेट करना है, उसी को इंक सेट करनी है, उसी को कटिंग देखनी है, जाके कटिंग वाली चीज सेट करनी है, उसी को फिर पेपर निकाल के और उसे बंडल्स बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये 4 काम होते हैं प्रिंटिंग प्रेस में। अब वो अकेला दौड़ दौड़ के कर रहा है काम, 2 लेबर आ गई तो उसको बड़ी हेल्प हो गई, आधा काम उसने किया, आधा दूसरी लेबर को करने को कह दिया। तो उससे बहुत तेज इंक्रीज हुआ आउटपुट में। अब उसके बाद थर्ड पर्सन आया तो और तेजी से राइज हुआ। तो इस तरीके से एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है 3 4 5 लेबर का, कि जब उसमें आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ता है। और इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये तो फिक्स्ड फैक्ट पहला था, तो आप मशीन का यूटिलाइजेशन या फिक्स्ड फैक्टर जो भी हो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। और दूसरा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऑब्वियसली दौड़ दौड़ के वो काम करेगा सारे, उसका टाइम भी वेस्ट होगा। एक ही जगह खड़े होकर काम करेगा तो उसकी एनर्जी बचेगी, उसका टाइम सेव होगा। और तीसरी चीज उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, उस काम का वो एक्सपर्ट हो जाएगा। सबके काम बढ़ जाएंगे तो हर लेबर अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो उससे उसकी काम की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो टोटल प्रोडक्ट इस स्टेज में इसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ता है, जब तक कि एक ऑप्टिमम मिक्स नहीं हो जाए कि एक पर्टिकुलर लेबर के लेवल 4 5 6 की उस मशीन और लेबर का जो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है वहां तक आने तक बहुत तेजी से राइज होता है टोटल प्रोडक्ट में, और मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है। पर उसके बाद जैसे ही वो ऑप्टिमम लेवल आ जाता है, मान लीजिए 4 लेबर पे ऑप्टिमम लेवल आ गया, उसके बाद 5th लेबर के आने से हेल्प तो होगी, आउटपुट बढ़ेगा तो, पर उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से फर्स्ट फेज में बढ़ रहा था, क्योंकि ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और थर्ड फेज में तो एक दूसरे को बेसिकली परेशान करने लगते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज्यादा बातें करेंगे, मशीन को मिस हैंडल करेंगे, रेस्ट ज्यादा करेंगे, गप्पे करेंगे, तो एक दूसरे के काम में अड़चन डालने लगते हैं। उस केस में क्या हो जाता है कि रिटर्न्स नेगेटिव बढ़ने की बजाय लेबर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम होने लगता है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये थे रीजंस बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फेजेस के पीछे के लॉजिक्स हैं। अब इसमें जो बचता है, छोटे छोटे कुछ 2-3 पोर्शंस बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और तब ये हम चैप्टर क्लोज करेंगे। लेक्चर क्लोज करने से पहले एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझा, एक शेड्यूल, एक टेबल के कुछ फिगर्स से किस तरीके से टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में वेरिएशन हो रहा था जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे थे। फिर हमने उसी का एक ग्राफ देखा था, फिर हमने उसका स्टेटमेंट देखा, हमने तीनों फेजेस को नोट डाउन किया, फिर हमने अजम्पशंस देखे और हमने ये देखा कि रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड फेज तक ही ऑपरेट करता है। अजम्पशंस देखे, अजम्पशंस के बाद हम लोग रीजंस देखे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों ऑपरेट करता है उसके हमने रीजंस देखे। तो इसके साथ अब हम यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।